इस बार का बजट कई मायनों में बेहद सरप्राइजिंग रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट कुछ खट्टा तो कुछ मीठा रहा। बजट में शेयर बाजार के निवेशकों को झटके पर झटके लगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पे कमाई पर टैक्स बढ़ गया। वहीं वायदा पर एसटीटी का खर्च भी बढ़ गया। यही नहीं, अब शेयर बायबैक से कमाई पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन बाजार को बजट की मायूसी से बाहर निकलने में कुछ ही दिन लगे। बाजार एक बार फिर तेजी की रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि बजट के बाद किन शेयरों पर दाव लगाया जाए, किन शेयरों में वैल्यूएशंस अभी भी बेहतर है। हमारे दिग्गज मेहमान आपकी यही उलझन सुलझाएंगे। हाँ, याद होगा आपको, पिछले हफ्ते यही समय था, यही दिन थे जब वो BBB लेकर आए थे हम। तब था वो बिग बजट बेट्स, और तब मेंशन करे गए थे वो बढ़िया स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और बजट को देखते हुए आपको अपने रडार पे रखने हैं। और उस शो के साथ हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि कोशिश करेंगे वही 8 के 8 देश के जाने फंडामेंटल एक्सपर्ट जाने माने जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, फिर अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ें और उनसे जाने कि पोस्ट बजट को डीकोड करके एनालाइज करके अब जो कंफर्टिंग सिचुएशन है, पता है, क्लैरिटी है दरअसल, उसके बाद कहां पे लंबी अवधि के लिहाज से, अपने लिए वो लंबी अवधि इस समय मान के चलते हैं 12 मंथ के टाइम होराइजन के लिहाज से, कहां पे कंफर्ट मिल रहा है, अब उनकी सबसे प्रिफर्ड अगले 12 महीनों की बेट्स कौन सी हैं। तो अब हम लेकर आए हैं BBB यानी कि बिग बजट बूस्टर आपके लिए। देश के 8 जाने माने एक्सपर्ट्स फिर से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, विलियम ओनील या फिर क्या मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी, जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता, जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलेगा, सब के सब एक साथ रेडी। मयूरेश कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे तो उनकी तस्वीर की जगह वो आपको साक्षात नजर भी आने लगेंगे। चलिए इन सब से जानेंगे बढ़िया से 8 बेट्स, लेकिन पहले थोड़ा सा बजट डिकोड कर देता हूं। पिछले हफ्ते जब अपन बजट की प्रेजेंटेशन लेकर आए थे तब आपके सामने रखे थे मैंने 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे ख्याल से सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस की होंगी इस बार के यूनियन बजट में, और उनके आंसर्स मिल गए हैं। तो उन्हीं सवालों के अब आंसर्स लेकर आया हूं। सबसे पहला, अगर डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा सके तो, अपन ने बात बोली थी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन्स स्ट्रक्चर में बदलाव भाई साहब हो गया है। एसटीटी, पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो पहले 15% था उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% था, बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। हां, इस केस में एग्जेम्पशन जो पहले 1 लाख तक का मिलता था उसे बढ़ा के अब 1,25,000 कर दिया गया है, पर बढ़ गया। दूसरा, अपन ने बात करी थी एफएनओ के टैक्सेशन रिलेटेड, क्योंकि स्पेकुलेशन करके रेगुलेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन इकोनॉमिक सर्वे सब हल्ला मचा रहे थे। हुआ, हालांकि स्टेप जो है वो आपकी स्क्रीन पे ले आता हूं। एसटीटी फ्यूचर्स पे, एसटीटी ऑप्शंस पे बढ़ा दिया गया है। तीसरा, अपन ने बात करी थी कि बाजार के लिहाज से अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स और रोड मैप, कंफर्टिंग फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। इंटरिम बजट में 5.1% की बात करी थी निर्मला सीतारमण मैम ने, और इस बजट में कहा है कि FY25 के लिए 4.9% का फिस्कल डेफिसिट होगा। इवन अगले साल FY26 का कंफर्टिंग आंकड़ा है 4.5% का। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप बढ़िया आपको नजर आएगा। चौथा, अपन ने बात करी थी केपेक्स पे खर्च, पिछले कई बजट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो चुका है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई चेंजेस नहीं हुए। जो इंटरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए था, जस का तस केपेक्स खर्च आवंटन वहीं एलोकेशन रखा गया। और पांचवी बात हुई थी इनकम और आपके लिए रिलीफ, इनकम टैक्स के फ्रंट पे। रिलीफ तो ठीक है,
हाँ, कुछ टिंकरिंग जरूर हुई है। नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स रिवाइज हुए और जो एग्जेम्पशन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, उसे हाइक कर दिया 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए। ये वो 5 बड़े मुद्दे अपन ने उठाए थे और यही सबसे इंपॉर्टेंट रहे उस बजट स्पीच में। लेकिन चलिए, सबको प्लीज एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखाइए। हेमांग सर, पहले आपके पास आऊं। अब ये ठीक है, कैसे अप्रोच कर रहे हो इस बाजार को? पता नहीं, बजट हमेशा नॉन इवेंट सब करते थे, इस बार नॉन इवेंट तो नहीं था। किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, लेकिन जो भी हो, बाजार वापस उसी पटरी पे आ गया है। कैसे आप मार्केट्स को राइड कर रहे हो, ये टाइड को कैसे राइड कर रहे हो, और क्या वैल्यूएशन कंफर्ट वाकई अभी भी नजर आते हैं आपको? क्योंकि बाजार लॉजिकली अगर गिर नहीं रहा तो कंसोलिडेट करना चाहिए था, पर वो हो नहीं रहा है, वापस तूल पकड़ रहा है। आशीष जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। सभी पैनल मेंबर्स को भी हाय। एंड आई थिंक नो डाउट जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं या जो लोग हैं, उनके माइंड में डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटिमेंट था बिकॉज ऑफ मल्टीपल स्टेप्स जो लिए गए हैं, चाहे कैपिटल गेन्स के अंदर रेट्स में जो इंक्रीज की गई है, एससीटी के दरों में जो बढ़ोतरी की गई है, उसके अलावा जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो भी इंडेक्सेशन के रिलेटेड डेवलपमेंट है, वो तो डेफिनेटली एक नेगेटिव है। बट आई थिंक हाँ। जब आप एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो कुछ टैक्स रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उनकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा टिकती नहीं है। और अभी के मार्केट जो टाइम फ्रेम है और भी छोटा हो गया, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। तो लोग ज्यादातर अर्निंग्स पे फोकस करेंगे आई थिंक आशीष जी, और ग्लोबल मार्केट्स पे फोकस करेंगे। तो रोटेशन विल बी एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। कहाँ कौन से सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, आऊंगा उस पर। वाकई अब वो बाजार के रिएक्शन का फेस कैसे, पहले कुछ हफ्ते होता था, फिर कुछ दिन हुआ, वो चाहे इलेक्शन वर्डिक्ट का दिन हो या वो बजट का हो, कुछ घंटों में वो रिएक्शन निपट गया, बाजार वापस घूम गया। मयूरेश, अब तक ग्रोथ साथ दे रही थी, सारी गंदगी छुप जाती है, पर अब तक 10 फार ये रिजल्ट सीजन थोड़ा सा फीका फीका नजर आ रहा है। आप लोग क्या मान रहे हो, ये अर्निंग सीजन अब तक डिसअपॉइंटिंग है या ऑन ट्रैक है? आशीष जी, नहीं, आई थिंक ऑन ट्रैक है। ऑब्वियसली सम पॉकेट्स में डिसअपॉइंटमेंट देखी गई है, पर अगर आप एक लार्जर और बिग पिक्चर व्यू लो तो एक एक्सपेक्टेशन जो बाजार मान के चल रहा है एज अ बेस केस सिनेरियो है 12 to 14% अर्निंग्स ग्रोथ। तो अगर ये अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स डिलीवर करता है, स्पेसिफिकली बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी की रिजल्ट्स आई थिंक काफी ठीक ठाक रहे, कमेंट्रीज काफी ठीक ठाक रही है। तो आई थिंक जो दो अहम लेग्स है मार्केट के इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स, डोमेस्टिक cyclical stocks, I think that leg of the segment, if it moves in that 12 to 14% band, मुझे लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं, ओके, वहां पे वापस तो फोकस आएगा। तो चतुर्वेदी साहब, क्योंकि आप जाने जाते हो अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए, क्या अब अपने द वे यू कंस्ट्रक्ट योर पोर्टफोलियो, इसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हो, या जिस पोर्टफोलियो के साथ चले तो उसमें आप कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत दिखती नहीं आपको? तो आशीष जी देखिए, पोर्टफोलियो को तो हर थोड़े दिन समय में रिव्यू करना चाहिए। और जैसा इस समय का जो एनवायरनमेंट है, जिसमें काफी बजट के अंदर में आपने देखा, एक तो टैक्सेशन की तो बात हुई, बट जो फोकस था गवर्नमेंट का काफी था एग्री साइड पे, रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कई बार समझ में आई। और दूसरा, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट पे एक बड़ा फोकस था, ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स रहेगी। तो देखिए, जहां तक कैपिटल गुड्स की बात है, वहां पर तो 11.11 लाख करोड़ का केपेक्स बजट मेंटेन रहा। तो मेरे हिसाब से केपेक्स की जो हम बात करते थे, वो एक ट्रेंड मेंटेन रहेगा। बट जो इंटरेस्टिंग ट्रेंड आएगा, वो आएगा मुझे लगता है कंजम्पशन और एग्री रिलेटेड। यहाँ पे मुझे लगता है कि स्पेस बहुत डाइवर्सिफाइड है। आप चाहे तो रूरल इकोनॉमी में फर्टिलाइजर स्टॉक्स को देख सकते हैं, या आप चाहे तो टू व्हीलर ऑटो कंपनीज को देख सकते हैं, जो कंजम्पशन का एक अच्छा रिफ्लेक्शन है, या प्रॉपर आप कुछ एफएमसीजी या कंज्यूमर कंपनीज देख सकते हैं, जहां पर वरुण बेवरेजेस से लेके हिंदुस्तान लीवर जैसी डिफरेंट तरह की कंपनियां भी आएगी। पर मुझे लगता है अब इस सेक्टर, इन चीजों पे भी काफी फोकस बाजार का आएगा, जो पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से मुझे लगता है थोड़ा सा काफी मिसिंग था। दूसरा,
एक और चीज होगी मेरे हिसाब से, सेफ्टी, फ्लाइट टू सेफ्टी थोड़ी बाजार में देखने को नजर आ रही है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से लार्ज कैप आईटी के स्टॉक्स, जहां पर पे कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आ रही नंबर्स की, पर उसके बावजूद भी वहां रिवॉर्ड किया जा रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि एफआईआई का मना पैसा और कहीं ना कहीं डीआईआई का पैसा भी अब कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फ्लाइट टू सेफ्टी, बिल्कुल ठीक बात। अरे राजेश सर कहाँ हैं? राजेश सर, जी सर। कैसा लगा बजट भाई? अब आप सबकी तरह 8-10 में से 9 नंबर मत देना, सच सच बताना। सर नंबर रहते हैं, उनकी क्या चर्चा की जाए, बट बजट खास अगर कहा जाए तो जैसे हम सबको पता है कि फोकस था अपने घटक दलों के लिए बिहार और आंध्रा को ज्यादा फोकस दिया गया। हाँ, जैसे अभी चतुर्मुदा साहब ने बोला ना, एम्प्लॉयमेंट में जोर दिया गया, इंटर्नशिप जो बड़ी कंपनियों को लेना है उस पे जो फोकस किया गया। रूरल डेवलपमेंट में अगर आप देखा जाए तो 88,000 करोड़ की आवंटन किया गया एक्स्ट्रा। केपेक्स उतना ही था, लेकिन जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये कहा गया कि अब पब्लिक सेक्टर केपेक्स बहुत हो गया, अब प्राइवेट सेक्टर को लगाम थामनी है, तो अब लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ केपेक्स आएगा। डिफेंस में अच्छा खासा मूवमेंट माने आवंटन किया गया है, तो हमें लगता है वहां भी अच्छी बढ़त हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके का मिक्स बजट था, जहाँ एक बैलेंस बनाया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं इस पूरे बजट में कहूंगा वो ये है कि 6 महीने के अंदर दूसरा बजट है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गौरांग सर, ये सब तो अपने अपने व्यू दे रहे हैं, आपकी शरीके हयात का क्या मानना है? बजट है कैसा? हमारी जो शरीके हया है वो भी वित्तीय क्षेत्र से ही जुड़ी है, और वो भी काफी रुचि रखते हैं बजट में। वित्तीय क्षेत्र में जो भी कामकाज वो करते हैं उससे जुड़ करके, लग करके जो भी नीतियां आती, परिवर्तन होता है। तो हमारी शरीके हया कभी कभी हमें समझाती हैं कि बजट में क्या स्पष्टीकरण आया, अगर हमारे दिमाग में कुछ उलझन है तो। और उनको बहुत पसंद आया बजट, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद आया आशीष भाई उनको, वो है वित्तीय अनुशासन को जो नियंत्रित रखा है, और जो फिस्कल डेफिसिट की बात की है वर्सेस जीडीपी। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, वो उनको अच्छा लगा है। कुछ नई चीजें इस बारी माननीय वित्त मंत्री जी, सोने चांदी और प्लेटिनम में जो कस्टम ड्यूटी थी वो घटाई गई। फिश, श्रिम्स और एक्वाकल्चर को लेकर के जो परिवर्तन किया, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो किया है। तो वो सब चीजें उनको काफी अच्छी लगी। और नहीं, उस अनाउंसमेंट के बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक्स भी बहुत तगड़े मूव्स दिखाते हुए नजर आए। खैर, अब आज के प्राइम फोकस पे बेट्स, यानी कि बेहतरीन स्टॉक पिक्स। लास्ट टाइम जब शो करा था तो कईयों ने कंसर्न हाईलाइट करा था कि वही रन ऑफ द मिल, वही दिग्गज स्टॉक्स की आप लोग बार बार चर्चा करते रहते हो, कुछ नया लेकर आओ। इस बार सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग, आमतौर पे बहुत चर्चा में नहीं आने वाले स्टॉक्स, उनमें से कुछ ढूंढ के लाइएगा तो सबको सुनने में अच्छा भी लगेगा, बढ़िया बढ़िया नए पिक्स भी आएंगे। राजेश सर, आप शुरू करो, पहला बिग बजट बूस्टर कौन सा? देखिए, मैंने बजट में बहुत माथा लगाया, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक कंपनी प्रोटीन ईगॉफ टेक्नोलॉजीज जो कि है, वो हमें लगता है कि बजट से उसे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर आप देखो तो भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल थीम के अंतर्गत ई साइन, ई केवाईसी, ऑनलाइन पैन आधार ये बढ़ रहे हैं, जो कि प्रोटीन ही संभालती है, दूसरे मार्केट लीडर है एनपीएस में। सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में ये कहा गया कि ये न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है 21वीं सदी का, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल के साथ साथ डीपीआई आएगा। तो डीपीआई का बड़ा प्ले प्रोटीन ही है, और बिजनेस मॉडल जो इनका बहुत लाइट, एसेट लाइट है, एन्युटी टाइप इनकम आती है कई जगह से। FY24 में रेवेन्यू हालांकि अच्छे थे, बट कुछ खर्चे ज्यादा होने के कारण से बॉटम लाइन में थोड़ी दबाव देखे गया था। लेकिन एक दूसरी अनाउंसमेंट भी हुई थी कि जो लैंड वगैरह की, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह की रजिस्ट्री वगैरह की इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा, उसका भी सीधा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो दो अनाउंसमेंट बजट में आए, उसके सीधा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इस वजह से हम इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी बढ़त स्टॉक ने दिखाई है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मौजूदा स्तर से 15% की अपसाइड हो सकती है। बहुत तगड़े, बहुत बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। 1900 के आसपास स्टॉक आके खड़ा हुआ है, यहां से भी 15% का अपसाइड प्रोटीन ई गव
टेक्नोलॉजीज देगा। चतुर्वेदा साहब, अब आप लोग का सबसे प्रेफर्ड थोड़ा हट के स्टॉक कौन सा? तो आशीष जी देखिए, हमें हमें लगता है कि जिस तरह से फोकस रूरल पे गया है उस पे हमें कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कंपनी वो काफी पसंद आती है। और एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी है। एग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है और न्यूट्रिएंट्स और साथ ही क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर में काफी काम करती है। और सबसे अच्छी बात यह कि इनकी जो पोजीशन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मार्केट, उसमें काफी एक लीडिंग पोजीशन है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। और अभी जो कंपनी के अंदर में कुछ डेवलपमेंट है उसमें हमें लगता है कि कंपनी धीरे धीरे अपने आप को स्पेशलिटी बिजनेस की तरफ मूव कर रही है और कुछ इनोवेटिव केमिस्ट्रीज जैसे कि फ्लोरिनेशन जैसे बिजनेस के अंदर में भी अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रही है। अभी इन्हें 250 करोड़ का एक ड्रोन बेस्ड स्प्रेइंग सर्विसेज का ऑर्डर मिला। और तीसरी बात जो हमें अच्छी लगती है कि एबिटा मार्जिन का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो 4500 से 5000 रुपए पर टन का बाय फाइनेंशियल ईयर 25 एक्सपेक्टेशन है कि एबिटा पर टन आएगा। तो हमें लगता है ओवरऑल जो एक तो सेंटिमेंट्स है वो काफी पॉजिटिव रहेंगे रूरल के लिए। और ये कंपनी जो ऑलमोस्ट 25-26% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाती है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में नजर आती है। टेक्निकली मेरा मानना है 1400 पे एक अच्छा बेस बनाए और 2000 रुपए तक के लक्ष्य टेक्निकल बेसिस पे भी हमें स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। अरे वाह, 1600 सवा 1600 के आसपास लंबे कंसोलिडेशन के बाद क्या पिछले 2-2.5 महीने में मूव्स बने और ये 2000 की कर रहा है तैयारी। कोरोमंडल इंटरनेशनल दूसरा बजट के बाद एक प्रेफर्ड बेट। चलिए मयूरेश, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? आशीष जी, आई थिंक थीम राजेश जी से काफी मिलती जुलती है। ई मुद्रा इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल फाइबर है देश का, सबसे बड़ी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है देश की। दे गॉट अ 40% मार्केट शेयर। 3 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर्स इन्होंने जारी किए थे पिछले वर्ष। और एमएसएमईज एसएमईज को जो तूल दिया गया है बजट में, जो इंटर्नशिप्स के वजह से ये पूरा जो सेगमेंट है यहाँ पे एक जोरदार ट्रैक्शन देखने मिलेगा। मुझे लगता है द नीड ऑफ हैविंग अ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बैक्ड बाय ई मुद्रा। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। इन्होंने एक एक्विजिशन की है यूएस कंपनी की जो साइबर सिक्योरिटी और जेनरेटिव एआई में भी है। डिसेंट क्लाइंट बेस है और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रेवेन्यू है यहाँ से, जो 380 करोड़ इन्होंने पिछले वर्ष पोस्ट किया था विद अ मार्जिन ऑफ 31%, दे शुड ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली ग्रो एट अराउंड 30 to 35%। और मार्जिन 31 और 32% के बीच में ही रहने की उम्मीद है। 250 करोड़ की कैश है बुक्स के ऊपर। वर्किंग कैपिटल डेज जो रिसीवेबल साइकिल है दैट शुड कम टू 80-85 डेज। और मुझे लगता है साइबर सिक्योरिटी, ई साइनिंग, पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है। यहाँ पे 30% की अपसाइड हम देख रहे हैं। 30% की अपसाइड ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स बनने के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है और मयूरेश मानते हैं अच्छे मौके हैं इस दौरान इस स्टॉक को फिर से खरीदने के। हिमांग सर, आपका प्रेफर्ड आइडिया? जी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये स्टॉक। जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव भर के आएगा। बीएससी है मेरी प्रेफर्ड पिक। मेरा टारगेट प्राइस रहेगा 3000। तो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं सेबी की तरफ से, जहाँ पे रिटेल की पार्टिसिपेशन को कम करने की कोशिश की जा रही है और उसके जो सुझाव आए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसमें हमें लगता है कि अगर पर एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी अगर कर देंगे तो उसमें बीएससी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि करंटली उनका मार्केट शेयर लगभग 8-9% है। ये सीधा 30-35% बढ़ के आ सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर बेस री रेटिंग हो सकता है। हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 3000 है, तो अगर एक्चुअली ये चीज हो जाती है तो इसमें एक मल्टीबैगर वाला रिटर्न भी मिल सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग, सही कह रहे हो आप। और फिर बहुत बढ़िया तरीके से एनएससी को कंपीट कर पाएंगे। वो भी एक ही दिन एक्सपायरी दे सकते हैं, ये भी एक ही दिन एक्सपायरी दे पाएंगे। ट्रैक्शन पिकअप होगा। और एक एक्सपायरी डे लिमिट कर देना, दूसरा कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा देना, तो रिटेल को आप थोड़ा दूर रख पाओगे। देखते हैं आप क्या क्या फैसले आते हैं, लेकिन अभी डस्ट सेटल नहीं हुई है एफएनओ की, ध्यान रखिएगा। वो एसटीटी से कुछ नहीं बदला है, अभी शायद कुछ और भी ऐलान आ सकते हैं। बीएससी रखिए रडार पे 3000 के लक्ष्य के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अभी तो 4 ही बढ़िया पिक्स आई हैं, बाकी 4 एक्सपर्ट से बातचीत करना बचा रह गया है, पर ब्रेक के उस पार वो पिक्स भी आपके लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश बिग बजट बूस्टर। बेसिकली बढ़िया बजट के बाद के पिक्स लाइए सबको स्क्रीन पे और गौरांग सर को रखिए। गौरांग सर, आपका बढ़िया सा आज का आइडिया कौन सा? के पैकेजिंग को लेकर के भी सरकार के तरफ से धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा परिवर्तन आते हुए देखा है। जिस तरीके से डिस्क्लोजर्स
पैक्ड आइटम को लेकर के या फिर यूजेबिलिटी को लेकर के, या फिर आप जब उसको कंज्यूम करते हैं, आप सेवन करते हैं, तो उसके वैलिडिटी क्या है वगैरह वगैरह। तो ये क्षेत्र में एक कंपनी है जिसका नाम है मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड। ये काफी समय से एक स्मॉल कैप कंपनी है आशीष भाई, काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, और इस तर्क के आधार पर हमें लग रहा है, और जो परिवर्तन बजट में हुआ, खपत बढ़ेगी, नए स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग के आएंगे जो कि ज्यादा ड्यूरेबल होंगे वगैरह वगैरह, स्लीपेजेस या सिपेजेस ना हो, किसी तरह की हानि ना पहुंचे प्रोडक्ट को वगैरह। तो ये कंपनी काफी अनुभवी है पहले तो इस क्षेत्र में, और काफी लंबे समय से कामकाज करती है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, तो मोल्ड टेक पैकेजिंग, बढ़िया इंटरेस्टिंग, अलग सा आइडिया एकदम। सुदीप सर, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? बजट के बाद हमने जितने स्टॉक स्टडी किए हैं उनमें से एक नाम उभर के आ रहा है जो थोड़ा हटके भी है, और बजट का फायदा लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। पहले से ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी पटेल इंजीनियरिंग, इसका जिक्र मैं इसलिए निवेशक के लिए कर रहा हूं कि इनका 93% इनका जो बिजनेस है ये है हाइड्रो, टनलिंग और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे है। और जैसे हम जानते हैं सरकार का बहुत बड़ा फोकस इन क्षेत्रों में है, और आने वाले दिनों में ये फोकस बढ़ता ही जाएगा। जबरदस्त ऑर्डर बुक पटेल इंजीनियरिंग का आज भी है, और एफिशिएंसी एग्जीक्यूशन का इंप्रूव कंटिन्यूअसली हो रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि आने वाले 5-7 साल तक इस कंपनी में जबरदस्त ऑर्डर इकट्ठा करते रहेंगे। और परफेक्ट, पटेल इंजीनियरिंग रखिए अपने रडार पे। अमरीश सर, आपका प्रेफर्ड पिक? मैंने अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स चुना है। अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स एक लीडिंग रियल एस्टेट प्लेयर है अक्रॉस अफोर्डेबल एज वेल एज प्रीमियम प्रॉपर्टीज़, मोस्टली नवी मुंबई एरिया में है। 18 प्रोजेक्ट्स हैं इनके अक्रॉस 11 माइक्रो मार्केट्स, करीब 14,000 यूनिट्स है अंडर कंस्ट्रक्शन। टिल डेट करीब 12,000 यूनिट इन्होंने डिलीवर किया है अक्रॉस 62 प्रोजेक्ट्स। लास्ट ईयर रिकॉर्ड 1755 यूनिट्स इन्होंने बेचा है, करीब 1000 करोड़ वर्थ का है। अटल सेतु जो इनाग्रेट हुआ था इन जनवरी, इनके प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। रिसेंटली करीब 77 एकर्स नियर पुणे मुंबई हाईवे इन्होंने एक्वायर किया था। ये विला प्रोजेक्ट जिमखाना और 5 स्टार होटल के लिए है। इससे मुझे लगता है कि अरिहंत का जो ब्रांड पोजीशनिंग है काफ़ी इम्प्रूव होगा। ओके, अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स रडार पे रखिए भाई, नवी मुंबई में अच्छी खासी लैंड बैंक। खेमका साहब, आपका प्रिफर्ड पिक सर? बजट में सरकार ने सुझाव दिया है सोना और चांदी पर लगा कस्टम्स ड्यूटी पर 15% से घटाकर 6% कर दिया जाए, जिसके कारण गोल्ड प्राइसेस हाल में 4,000 रुपए से भी ज्यादा गिरी। हमें लगता है कि शायद नियर टर्म में इन्वेंट्री लॉस के कारण थोड़ा सा दबाव बने, मगर ये मूव ज्वेलरी कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बनता है, क्योंकि इसके कारण डोमेस्टिक डिमांड और ज्वेलरी में काफी बूस्ट मिलेगी। विशेष रूप से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतर ट्रेंड होगा, क्योंकि जो गोल्ड प्राइसेस है अभी अंतरराष्ट्रीय मार्केट के बराबर आ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड में बूस्ट मिलेगी। सेंको ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में एक प्रमुख प्लेयर है, इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है और ईस्टर्न इंडिया में 4% का मार्केट शेयर भी है। ओवरऑल वी एक्सपेक्ट 19% रेवेन्यू एंड 26% पैट सीएजीआर। बिल्कुल, और ये आप सही करो। वैसे आजकल इन्वेंट्री के भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होते, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पे सब बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना माल रखते भी नहीं है। और जो प्राइसेस रिड्यूस हुए उसके बाद ज़्यादातर ज्वेलर्स वो हमारे कमोडिटी शोज में मेंशन कर रहे हैं कि डिमांड में बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा। कई लोग तो कह रहे हैं डबल होती हुई डिमांड शायद नजर आए। खैर, बिग बजट बूस्टर्स यानी कि बजट के बाद 8 बेहतरीन लीग से हटके स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। ई मुद्रा, BSE, कोरोमंडल इंटरनेशनल, प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज, मोल्ड टेक पैकेजिंग, पटेल इंजीनियरिंग, सेंको गोल्ड और अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स रखिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये कुछ बेहतरीन देश के जाने माने दिग्गजों का पिरोया हुआ बढ़िया सा आपके लिए रेडी कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो। चलिए, सबको प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए धन्यवाद।